देखिए, सरफेस केमिस्ट्री का हम आपको बताने जा रहे हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब है कि ये जो सॉलिड सरफेस है इसके ऊपर गैस मॉलिक्यूल कितने इकट्ठे हुए हैं, कम इकट्ठे हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है। तो गैस मॉलिक्यूल जो यहां पर एड्सॉर्ब हो रहे हैं, इसके ऊपर इकट्ठा हो रहे हैं, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। पहला है प्रेशर, बहुत ही कीमती है, सबसे कीमती यही है। सेकंड टेम्परेचर, तीसरा नेचर ऑफ गैस, जो गैस इकट्ठी हो रही है उसका नेचर कैसा है, और चौथा है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। ये जो आपके पास सॉलिड सरफेस है ये कैसी है। और पांचवा फैक्टर है, लिख लीजिएगा, पांचवा फैक्टर, चार तो ये हो गए है ना। पांचवा ये है कि जो तुम्हारे पास सरफेस, ये सॉलिड सरफेस है, ये कम है या ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है या कम है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो सरफेस एरिया किसका, ऑफ सॉलिड सरफेस, जिसको आप एडजॉर्बेंट कहते हैं। तो पांच फैक्टर पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जो गैस इकट्ठी हो रही है सॉलिड सरफेस पर, ये पांच फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक एक करके आपको समझाएंगे और इस पे क्वेश्चन बनेंगे, लिख लीजिएगा। चलिए, तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, प्रेशर। इसमें क्या है, आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्स बाई एम, इसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्स बाई एम, और प्रेशर के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जा रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब आइसोथर्मल, इसलिए इस ग्राफ का नाम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। इस ग्राफ का नाम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, पूरा ही लिख देता हूं क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। तो जब इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया तो देखिए ग्राफ कैसा आता है। पहले तो ग्राफ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, फिर हो जाएगा ये कर्व्ड, और फिर हो जाएगा पैरेलल। ये तीन सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। इसका नाम ओ रख लो, ए बी सी, और यहां लिख लो के पी टी, कुछ भी रख लो, एम रख लो। तो आपने देखा शुरू में ये स्ट्रेट लाइन आ रही, तो तीन सेक्शन में डिवाइड करा है। पहला है एट लो प्रेशर। देखिए शुरू में इस डायरेक्शन में प्रेशर है, जब लो प्रेशर था ओ ए, तो क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो बताइए दो चीजों के बीच में स्ट्रेट लाइन कब आती है, जब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इस पर भी वन हो, इस पे भी वन हो, स्ट्रेट लाइन तभी आती। दूसरा, एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत बढ़ गया, आगे चले गया, बी से सी तक आगे चले गए, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो देख रहे हो ये चीज क्या हो गई, पैरेलल। मतलब एक्स बाई एम का पी से कोई लेना देना नहीं है, दोनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। आप प्रेशर बढ़ाते चले जाओ, इसकी पावर है 0, एक्स बाई एम क्या रहेगा, कांस्टेंट। दो तो फैक्टर ये हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला हिस्सा है जो आप कर्व्ड देख रहे हो, इसी पे हमें मेहनत करनी है। कैसे, देखिए, तो पहले ये दो लिख लीजिएगा। देखिए तीसरा कहलाता है
इंटरमीडिएट प्रेशर, ये वाला सेक्शन ए बी, इसमें क्या होता है x बाई एम, जिसको आप एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कह रहे हैं, इसका प्रेशर से ये रिलेशन होता है। इसमें जो n है एक नंबर है जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी करती है। अब आप क्या करें, इसमें इस प्रोपोर्शनल को हटा दीजिए, कांस्टेंट लगा दीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो बताइए इसके आगे लॉग लिख लीजिएगा, इसके आगे भी लॉग लिख लीजिएगा। तो बताइए इसको m मान लो, इसको n, तो log m इंटू n क्या हो जाएगा, अगला स्टेप बताइए। log m प्लस पावर आगे आ जाती है, ये आ गई इक्वेशन, लिख लो। लिख लिए, चलो इसको बोलते हैं फ्रियोन डिलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, पूरा लिख देता हूं, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए। क्लियर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रख लेना। इसको मैं लेते हुए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो पेपर में ये नहीं आया, ग्राफ आ गया log x बाई एम और log p के बीच में। तो बताइए इसकी कंपेयरिंग, अगर मैंने y इक्वेशन, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की होती, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y एक्सिस पे ये लिखा हुआ है, देखिए x एक्सिस पे log p लिखा है, तो बताओ m की जगह क्या लिखा है, 1 बाई एन। तो m जिसको आप स्लोप कहते हैं, ये दिया हुआ है 1 बाई एन, m की जगह 1 बाई एन है कि नहीं, x की जगह log p, और c कहलाता है log k, y इंटरसेप्ट, इसका मतलब लाइन यूं आ रही है। देखो ये तो हो गया स्लोप, जिसको हम कहते हैं टेन थीटा, या बोलते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या है, स्लोप है 1 बाई एन। एन होता है 0 और 1 के बीच में, मतलब पॉजिटिव, तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए मैंने एंगल 90 से कम बनाया है। और यहां से यहां तक का आप जानते हैं क्या कहलाता है, ये होता है log k। ठीक है, फिर समझ लीजिए ये इक्वेशन है, इसकी कंपेयरिंग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से करा दी। y एक्सिस पे क्या लिखा है, ये x एक्सिस पे क्या लिखा है, log p, और स्लोप की जगह लिखा है 1 बाई एन। स्लोप होता है टेन थीटा, उसकी जगह 1 बाई एन लिखा है कंपेयरिंग से। एन होता है पॉजिटिव 0 से 1 के बीच में, तो टेन थीटा पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल 90 से कम होगा। तो पेपर में अगर इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करने को आ जाए तो ये ग्राफ आएगा, और इस पे बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, अभी करके दिखाएंगे आपको। इसका कहते हैं इसको फ्रियोन-डिलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए इस पर मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन बताता हूं जेई में आए हुए।
देखिए ये जेई 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये कह रहा है कि मैंने log x बाई एम वर्सेस log p इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, तो जो स्लोप था स्ट्रेट लाइन का वो 2 है, और जो y इंटरसेप्ट है जिसको आप अभी क्या कह रहे थे log की, ध्यान है, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.4771। तो ये कह रहा है बताइए द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x बाई एम एट अ प्रेशर ऑफ 4 एटमॉस्फेयर।
देखिए ये लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कौन कौन से फैक्टर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे डिपेंड करती हैं। पहला था प्रेशर, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और दूसरा फैक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस। देखिए मान लीजिए आपके पास ही एक सॉलिड सरफेस है और इसके ऊपर एड्सॉर्ब कौन हो रहा है? गैसेस हो रही हैं। अब सोचिए अगर इसमें ये जो तुम्हारे पास गैस है अगर ये आसानी से लिक्विफाई हो रही है तो बताओ ये ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर लेगी, है ना। तो ध्यान रखिए जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, उनकी लिक्विफाइंग पावर ज्यादा होती है। और लिक्विफाई हो जाएगी इसका मतलब है वो आसानी से एड्सॉर्ब हो जाएगी, उसकी एड्सॉर्बिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। या x/m एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिए जो गैसेस ऐसी होती हैं जो कि टेम्परेरी होती हैं, जैसे CO2 है, क्लोरीन है, अमोनिया है ना, ये क्या होती हैं? ये आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं। इसका मतलब इनका एड्सॉर्बिंग पावर ज्यादा है ना, क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन कुछ परमानेंट गैसेस भी होती हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है तो ये आसानी से लिक्विफाई नहीं होंगी, तो उनका x/m कम होगा। तो लिख लो यहां पर, पहले तो ये फंडा समझो बड़ा कीमती है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है ना। आपने पढ़ा था गैसेस वाली इक्वेशन में क्रिटिकल टेम्परेचर, ध्यान है 8a/27 RB। ए और बी क्या है? वांडरवाल कांस्टेंट, वांडरवाल कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ TC A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पेपर में अगर ए दे दे वांडरवाल कांस्टेंट तो जिसका ए ज्यादा है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, वो आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा। इसका मतलब उसकी एड्सॉर्बिंग पावर भी ज्यादा है ना। लिख लो लिख लिया तो लिख लो सो दैट कौन सी गैसेस बताइए जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं? जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन सी गैस है, अमोनिया है, CO2 है। इस टाइप की जो गैसेस होती हैं जो आसानी से लिक्विफाई होती हैं, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इनकी x/m भी क्या होगी? मोर होगी। किससे? देन परमानेंट गैसेस। परमानेंट गैसेस कौन सी होती हैं? जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है, जैसे क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस टाइप की। इसका मतलब x/m जो है वो इनका अमोनिया का, CO2 का, ये ज्यादा होगा। किससे? परमानेंट गैसेस जैसे इनसे। हो गया क्लियर? तो ये आपको ये बात ध्यान रखनी है, बहुत कीमती है। लिख लो इस पॉइंट को। हटा दें। अब तीसरा फैक्टर देखो, टेम्परेचर। टेम्परेचर में आपको क्या बताया गया है? देखिए
जैसे आपको मालूम है एड्सॉर्प्शन क्या होता है, जब एड्सॉर्बेंट जो सॉलिड सरफेस थी उसमें एड्सॉर्बेट मतलब जो गैस मॉलिक्यूल थे, गैस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस में ऐड हो गए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन। इस प्रोसेस में आपको मालूम है हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक, मतलब ये दोनों जुड़ गए हैं, कंडेंसेशन, कंडेंस हो गए। तो अब आप बताओ, अगर मैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल को ले लूं तो बताइए, अगर मैं चाहता हूं एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो बताओ एक्सो का मतलब क्या है? हीट रिलीज हो रही है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता था, ध्यान करना जरा। ये प्रिंसिपल ये कह रहा था जो हो रहा है उसे रिवर्स कर दो, अंडू कर दो। इसका मतलब जो लो टेम्परेचर है, वो बताओ, अगर टेम्परेचर हीट निकल रही है, टेम्परेचर ज्यादा है तो लो कर दो, तो किसकी फेवर में चला जाएगा रिएक्शन? एड्सॉर्प्शन की। एड्सॉर्प्शन ज्यादा होने लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल देगा रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है कंडीशन, समझे बात को? तो ये कंडेंसेशन कहलाता है। और उल्टा कर दोगे तो एवेपोरेशन हो जाएगा, है ना? तो ये टेम्परेचर है। चौथा पॉइंट आपको क्या बताया था? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट का मतलब है सॉलिड सरफेस। अगर ये सरफेस मान लो परफोरेटेड है, इसमें छेद हो रहे हैं, तो बताइए इसमें जो बाहर से गैस आ रही है वो बाहर तो इकट्ठा होगी ही, इसके अंदर भी घुस जाएगी, नहीं घुस जाएगी? मतलब इसका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है, एड्सॉर्ब होने की क्वांटिटी बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? तो इसका जो एड्सॉर्बेंट है, मतलब सॉलिड सरफेस, अगर वो पोरस है या फाइनली डिवाइडेड है, मतलब छोटे छोटे उसमें पार्ट्स हो रहे हैं, तो उसका नेचर एड्सॉर्बेंट का कैसा हो जाएगा? ज्यादा H/m एक्वायर करेगा। समझ में आ रही नहीं हमारी ये बात? लिख लो, पोरस और फाइनली डिवाइडेड फॉर्म ऑफ एड्सॉर्बेंट क्या होगी? इंक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। X/m की वैल्यू अगर पोरस है या फाइनली डिवाइडेड, फाइनली डिवाइडेड मतलब नंबर ऑफ एक्टिवेटेड सेंटर ज्यादा है, तो आप समझ लेना इसका X/m क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो गैस मास्क बनाए जाते हैं आप देखेंगे वो एक्टिवेटेड चारकोल के बनाए जाते हैं जनरली, है ना, क्योंकि वो पोरस होता है, तो वो गैस को क्या करता है? एड्सॉर्ब कर लेता है बाहरी। अब एक अंतिम पॉइंट और है, सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया? इस सॉलिड सरफेस का। आप खुद ही सोच लो, अगर आपसे कोई कहे ये सॉलिड सरफेस है और ये है, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा गैस एड्सॉर्ब हो गई, नहीं हो गई सरफेस पे बाहर? तो ये सिंपल है, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसमें गैस ज्यादा एड्सॉर्ब होगी। तो कुल मिला के 5 फैक्टर हमने पढ़े, ठीक है, लिख लीजिएगा।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 फैक्टर आपको टोटल पढ़ाए गए कि जिन पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। कौन कौन से? प्रेशर सबसे कीमती, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। दूसरा, नेचर ऑफ द गैस, जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी। आप कहेंगे मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन आसानी से लिक्विफाई हो रहा है? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। आप कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर मुझे कैसे मालूम है? पेपर में आपको ए दे दिया जाएगा, वैन डर वाल कांस्टेंट। जिसका ए ज्यादा है, फार्मूला बता रहा है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफाइंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो गैस आसानी से लिक्विफाई होगी, है ना, आप जानते हो उसका x/m ज्यादा होगा। तो ऐसे आपको टोटल 5 फैक्टर बताए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको स्टिल करके पढ़िए, इसमें से बहुत क्वेश्चन पेपर में बन गए हैं आज तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। फिर आपको वीडियो नंबर 4 इसके बाद भेजेंगे, जिसके अंदर आपको इस चैप्टर में आगे जो कोलाइडल स्टेट है वो वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे।